हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे आंसर की का। जो आज एग्ज़ाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में एसएसटी का क्लास 10th का मिड टर्म एग्ज़ाम, उसकी ऑफिशियल आंसर की जो आई है उससे हम चर्चा करेंगे कि कौन से आंसर आपके सही थे और कौन से आंसर गलत थे जो आपने चूज़ किए। तो आप मिला सकते हैं उस आंसर की से देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और एंड तक ज़रूर जुड़ें ताकि आपको पता रहे कि कौन सी गलतियां थी जो आपने की और आगे इन फ्यूचर वो गलतियां ना हो। ताकि चलिए शुरू करते हैं। तो सभी जानते हैं कि पैटर्न क्या था। तो पहला क्वेश्चन था हमारे लिए खंड क का एमसीक्यू चॉइस क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वियना कांग्रेस के संदर्भ में सही है। ये 1815 में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मैथ्सनी ने की। प्रशा के पश्चिम में नए राज्यों की स्थापना की गई। तो उत्तर तीनों सत्य हैं। कुछ बच्चों ने सिर्फ 1815 लगाया, लेकिन ये मैं बता दूं ये तीनों ही सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली एवं लवणीय होती हैं। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो ये कौन सी मिट्टी होगी। ऑप्शन थे काली, वन, लेटराइट या मरुस्थलीय। तो इसका सही आंसर है मरुस्थलीय मिट्टी। और जो हमने सैम्पल पेपर पहले भी भेजा था और जो मैं रोज़ की वीडियो बनाता हूँ उसमें मैंने ये क्वेश्चंस बार बार आपको बताया था कि मरुस्थलीय मिट्टी का जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है। यह व्यापक क्षेत्र में की जाती है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें उत्पादों का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर होता है। तो ये सारी चीज़ें सही थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न की बात करें, सही जोड़ों की पहचान कीजिए। जैसे राज्य में है सूची, राज्य सूची में है पुलिस, और राज्य सूची में है संचार, राज्य सूची में है बैंकिंग और राज्य सूची में है मुद्रा। तो सही जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसमें आपका था राज्य सूची में पुलिस, वो सही था। संचार राज्य सूची में नहीं था, वो केंद्र के पास है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न की बात करें तो पांचवा प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण का एक उदाहरण है। Which one of the following is not an example of vertical distribution of power sharing? देखकर ही पता लग रहा था इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें एक तरफ दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो इसके अलावा एक पॉइंट था जुडिशरी, न्यायपालिका, बी वाला ऑप्शन, वो इसका सही आंसर था क्योंकि जुडिशरी नहीं है वितरण। अगला है छठा, पवित्रा बैंक में कार्य करती है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो बैंकिंग क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आपको बोला भी था कि किस तरह से आपका पैटर्न आ सकता है, पहले, दूसरे, तीसरे, तृतीयक में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तृतीयक क्वेश्चन में से आ गया। सातवां था आपका, आंकड़े दिए गए थे, अध्ययन करना था किस देश में आय का सबसे असमान वितरण है। तो इसमें देश नंबर 2 था, उसका असमान वितरण था। अगला है आठवां प्रश्न, कथन और कारण संकल्पना, यानी कि असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन वाले और रीजन वाले क्वेश्चन में जो आपका उत्तर था ए था। पूछा क्या था, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला संकल्पना था, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। दूसरा इसमें कारण क्या था, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो यानी कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखें, नोवे का भी जो सेम इसी टाइप की क्वेश्चन था। संकल्पना थी इसमें, वन्य जीवन एवं वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण, मतलब उसमें जो गिरावट आ रही है, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। ह्रास का कारण क्या है और इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। तो इसका कारण था संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। तो इसका भी ये ऑप्शन था।
कि दोनों चीज़ें सही हैं और संकल्पना की सही व्याख्या है। आगे देखें अगला 10वां क्वेश्चन। असर्शन वाले मैंने आपको बताया ही था, कम से कम 3-4 प्रश्न जरूर आएंगे, वैसा ही हुआ, इसमें 3 से 4 प्रश्न जरूर आए। 10वां है, भारत में श्रम का लैंगिक विभाजन स्पष्ट रूप से दिखता है। संकल्पना थी ये, कारण था भारतीय समाज आज भी पितृ प्रधान समाज है। तो सभी के ये ऑप्शन है। ये अच्छी समझने वाली बात थी, एक पैटर्न बन रहा था। 11वां प्रश्न था, संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है। ये सभी जानते हैं विकसित है, विकासशील नहीं है। अगर भारत इसमें लिखा होता तो विकासशील होता। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो ये दोनों चीज़ें सही थी। ये 4 नंबर के जो प्रश्न थे वो चारों आप ग्रैब कर सकते थे। और 12वां अब प्रश्न देखें, किसी देश की औसत आय उसकी कुल आय से निम्नलिखित में से किससे भाग देकर निकाली जाती है। ये प्रश्न भी करवाया था कुल जनसंख्या से। 13वां प्रश्न है, बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। सत्य बात है, ट्रू फॉल्स में से। और इसमें अगर देखें अथवा में प्रश्न आया है तो अथवा में भी ट्रू है, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का प्रतीक थी। 14वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बांध परियोजना कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास करेगी। तो 14 का भी सत्य है। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक हैं। 15वें प्रश्न का ये जो है सत्य है। प्रश्न 16वां, जेसीपी गैरिबोल्डी का संबंध किससे है। जर्मनी को हटा के आपको बस इटली करना था। जब मेंशन किया हुआ है जर्मनी तो आपको हिंट होना चाहिए, जर्मनी या इटली के ही प्रश्न आपसे लगभग पूछे जाते हैं, तो जर्मनी को हटा के इटली करना था। 17वां प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में 1995 की जगह 1992 में हुआ था। और 18वां प्रश्न बात करें, सरसों जायद की फसल है, तो सरसों आपकी रबी की फसल है और गेहूं खरीफ की जगह रबी की फसल है। गेहूं का तो प्रश्न हमने करा भी था और जायद के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। 19वां प्रश्न है, बेल्जियम डैश बनाने का एक उदाहरण है। बेल्जियम साथ रहकर संघ बनाने का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये वाली चर्चा भी हमने करी थी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन या होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। 20वां है, श्रीलंका में डैश भाषी लोग बहुसंख्यक हैं, सिंगली। 21वां है, डैश भारतीय संविधान में कुल डैश भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं का। 22वां प्रश्न है, किसने कहा था कि मैथ्सेनी हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैटरनिक ने। और अथवा में प्रश्न है, कल्पनादर्श को परिभाषित कीजिए। तो कल्पनादर्श यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतने आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। कल्पना की बात हो रही है ये। 23वां प्रश्न है, रक्षित वन से आप क्या समझते हैं। तो रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। 24वां है, कृषि के लिए आवश्यक किसी एक प्रौद्योगिकीय सुधार का उल्लेख कीजिए। 24वां प्रश्न था, कृषि के लिए आवश्यक किसी एक प्रौद्योगिकीय सुधार का उल्लेख कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सिंचाई के साधनों का विकास। कोई अन्य भी लिख सकते थे। 25वां प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार का प्रावधान किया गया है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 2005 जरूर लिखना था आपको क्योंकि अधिनियम पूछा है। मनरेगा 2005 1 नंबर में प्रश्न था ये। 26वां प्रश्न, नहर बस्ती यानी कि कैनाल कॉलोनी किन्हें कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब में नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया, उनकी बस्तियों को नहर बस्ती कहा जाता था। रेंडरपेस्ट क्या था। अफ्रीका में आई एक बीमारी जिसमें जान माल की भारी क्षति हुई थी। रेंडरपेस्ट एक बीमारी थी। 27वां प्रश्न है, जातिगत राजनीति के किसी एक नकारात्मक पहलू का उल्लेख कीजिए। तो जाति के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव होना।
अथवा में प्रश्न है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता इस विचार पर आधारित होती है कि धर्म में ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। अब बात करें खंड बी की, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो 28वां प्रश्न है देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। कथन के निहितार्थ को समझाइए। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन, एलुसिडेट द स्टेटमेंट। तो इसका उत्तर था नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी थी, मतलब सरकार की टैक्स लेती थी उस पर। महात्मा गांधी ने इन ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था इसे। अगला प्रश्न है 29वां, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए आय एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? क्या आप सहमत है इस कथन से? तो 29वां प्रश्न था, उत्तर है इसका विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। 30वां प्रश्न है, यदि आप 1970 से 1994 के दौरान बेल्जियम के नीति निर्माता होते तो वहां अलगाववाद को रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठाते? वर्णन कीजिए। सभी भाषाई समूहों के सांसदों के बहुमत से ही विशेष कानून। दूसरा, राज्य सरकारों को स्वायत्तता देते। तीसरा, सामुदायिक सरकारों को मजबूत करते। तो ये 3 पॉइंट में से आप लिख सकते थे कोई भी, या इसके अलावा जो आपको मेन पॉइंट लगता है आप वो लिख सकते थे। 31वां प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल योगफल का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को दिखाता है। इसमें अथवा में प्रश्न आया था, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संरक्षण हेतु कुछ सुझाव दीजिए। तो उचित मजदूरी सुनिश्चित करना, सवेतन छुट्टी की व्यवस्था, वेतन सहित छुट्टी की व्यवस्था, मतलब वेतन भी मिले ऐसी छुट्टी जिसमें, भविष्य निधि की व्यवस्था, पीएफ यानी कि। अगला है 32वां प्रश्न है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें कैसे आप उत्तर लिख सकते थे कि त्रिस्तरीय सरकार होती है। संविधान में शक्तियों को स्पष्ट बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा संविधान की एक बुनियादी बात है जिसे अकेले संसद भी बदलाव नहीं कर सकती। विवाद की स्थिति में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होता है। तो ये पॉइंट थे। 33वां प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राजकीय या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। कथन की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो पर्यावरण से क्षति होती है वो ना राज्य देखती है ना राष्ट्र देखती है, वो सीमाओं का ध्यान नहीं रखती। तो इस पर कथन लिखना था। तो 33वां प्रश्न था, इसका उत्तर है गैर नवीकरणीय संसाधनों के भंडार सीमित हैं जो कि अंधाधुंध खर्च करते जा रहे हैं। संसाधनों की धारणीयता महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में गिरावट किसी एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं है। हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। 34वां प्रश्न है, जेब में रखा रुपया वह सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता है जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। उदाहरणों के माध्यम से कथन की पुष्टि कीजिए। 34वां प्रश्न उत्तर है, प्रदूषण मुक्त वातावरण रुपए से नहीं खरीदा जा सकता। बिना मिलावट की दवाएं नहीं दिला सकता। द्रव्य व्यक्ति को संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता। व्यक्ति कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। अब अथवा में प्रश्न था इसका 34वां। अथवा में जो प्रश्न है वो इस प्रकार था
कि देश के विकास के लिए भी विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। उदाहरणों के माध्यम से कथन की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षाएं अलग अलग हैं। अलग अलग आकांक्षाओं के कारण विकास से संबंधित लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए विकास है तो यह संभव है कि दूसरे के लिए विकास ना हो। जैसे बांध बनाने से एक बड़े क्षेत्र की बिजली आपूर्ति की जा सकती है, कोई बिजली आपूर्ति हो सकती है, लेकिन इससे कुछ लोगों का विस्थापन भी संभव है, मतलब कुछ लोगों को हटाया भी जा सकता है वहाँ से। 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें प्रश्न था, घुमाया फिराया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका उत्तर है, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। दमित वर्ग, जिसको दलित वर्ग के नाम से भी जानते हैं, भी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भी कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। कांग्रेस से दूर हो रहे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। कोई 3 बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख सकते थे। अथवा में प्रश्न था, असहयोग आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो शहरों में खादी कपड़ा महंगा होने के कारण मिल के कपड़ों का विरोध करना संभव नहीं रहा। वैकल्पिक संस्थानों का अभाव, विद्यार्थी और शिक्षक स्कूलों में लौटने लगे, वकील कोर्ट जाने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया, या कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख सकते थे। अब सेक्शन डी की बात करें, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था, जो विश्व युद्ध के ऊपर था, उसमें प्रश्न थे, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं था? तो वो था जर्मनी। और दूसरा था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था? तो वो था ब्रिटेन। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में। और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध कितने साल तक चला? तो ये 4 साल से भी अधिक चला। अब 36.5 की बात करें, उसमें प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। अगुआ मतलब जो फ्रंट लाइनर्स थे, आगे थे। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। यह 2 खेमों के बीच लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। 37.b की बात करें तो इसका उत्तर बात करें हम 37.1 की बात करते पहले, निम्नलिखित में से जैव विविधता के कम होने का कारण कौन सा है? वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन। आखेटन का मतलब इधर से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना या घूम जाना इधर उधर। पर्यावरणीय प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। 37.2 का, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है? तो अत्यधिक जनसंख्या को। 37.3 का, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं है, पहला था पॉइंट। दूसरा, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तीसरा था, जैव विनाश के कारण कई मूल्य जातियों और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर था 3, उपरोक्त सभी। चौथा मतलब उपरोक्त सभी इसका सही था। 4 का देखें, 37.4 को, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? 37.4 में यह था कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति संसाधन उपयोग सबसे कम है। 37.5 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का कारण नहीं है? तो संसाधनों का असमान बंटवारा, संसाधनों का असमान उपभोग, पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी व असमानता, वृक्षारोपण। तो इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण। 37.6, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य को माना है उपरोक्त दोनों, यानी कि जैव विनाश के कारण कई मूल्य जातियों और वनों पर आधारित समुदाय आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं, और वनों पर आधारित समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्मिक इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट सही थे, उपरोक्त दोनों।
और 38.1 ये भी आपका एक तरह से पैराग्राफ ही था, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के अतिरिक्त के ऊपर था, क्षेत्रकों के ऊपर था। तो इसमें से प्रश्न था पहला, तृतीय क्षेत्रक की सेवा क्षेत्रक क्यों कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्रक की गतिविधियां वस्तु के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए कहा जाता है। और दूसरा था इसका प्रश्न, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। और इसका तीसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्रक की विशेषता है? तो ये क्षेत्रक की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। इसका चौथा प्रश्न था, बैंक सेवाएं किस क्षेत्रक का उदाहरण है? तो ये सेवा क्षेत्रक का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न था इसका, वस्तुओं का उत्पादन किस क्षेत्रक में होता है? तो विकल्प ए तथा बी दोनों, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक। और इसका अब 39 की बात करें। 39 जो क्वेश्चन था वो भी अनुच्छेद था। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़का लड़की दोनों पर बराबर खर्च की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था जेंडर वाला, उसमें से ये पैराग्राफ आया है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम क्यों है? महिलाएं संसाधनों के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए उन्हें उच्च पद प्राप्त करने के कम अवसर मिलते हैं। दूसरा प्रश्न था इसका कि शिशु लिंग अनुपात क्या है? समान का शिशु लिंग अनुपात है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तीसरा प्रश्न है, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में क्या प्रावधान है? समान काम के लिए समान मजदूरी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो समान मजदूरी अधिनियम के अनुसार समान काम के लिए असमान मजदूरी दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का शीर्षक हो सकता है? तो महिलाओं के साथ भेदभाव। ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे, लिंग अनुपात, समान काम के लिए असमान वेतन, उच्च शिक्षा की स्थिति। तो महिलाओं के साथ भेदभाव ये इसका सही शीर्षक माना गया है। अब इसके बाद मानचित्र की बात करें। मानचित्र की तो देखें मानचित्र को, राणा प्रताप सागर बांध आप देख सकते हैं राजस्थान में, डांडी गुजरात में दिखाया गया है, हीराकुड डैम कलकत्ता कोलकाता, भाखड़ा नांगल डैम पंजाब, और आप देख सकते हैं ये सारे थे आंसर्स। अब जिन्होंने इस हिसाब से अपना पेपर किया है वो अपने मार्क्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पेपर? और भी अगर आप आंसर की चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।